गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हम पीक इनटू चाइना में हम देखेंगे चाइना's हार्ड एक्सटीरियर एंड ब्रिटल इंटीरियर। मतलब क्या है कि चाइना का जो बाहरी हिसाब किताब वो सख्त है, पर अंदरूनी हिसाब से वो कांच की तरह है, कभी भी टूट सकता है। इसीलिए मैंने थंबनेल बनाया जिसमें जी सिंह पिंग साहब बोल रहे हैं, आई एम द किंग, मैं राजा हूं। और जब एक्चुअल तरीके से देखा जाए तो उसका पतलून ढीला है। राइट, दिस एपिसोड ऑन पीक इनटू एवरीडे चाइना is based on multiple analysis. This is not based on just the South China Morning Post. It is based on some inputs which I've taken from other Chinese sources, some from Nikkei Asia, that is from Japan, which has come out with a lot of interesting ideas because state of Japan is what I mean. Actually, the state of China is what is something akin to Japan, what Japan was maybe 25, 30 years back. And then, of course, a lot of analysis is based on my own previous study and some which I've taken from the Western press also. So this is not from South China Morning Post, the peak as we normally understand it. Okay, let's take a dive into this and see what it is. China is facing external headwinds. In fact, it's facing a lot of headwinds. सबसे पहले उसको अपना जीरो कोविड का हैंगओवर के पार आना है. इट हैज टू कम आउट ऑफ दैट. अभी तक जीरो कोविड का असर हैज नॉट गॉन ऑफ. हालांकि जो हमें दिखाई दे रहा है कि जी जिनपिंग रशिया गए, मिडल ईस्ट का डील किया वगैरह वगैरह वगैरह, बट इट इज नॉट सो गुड. देयर आर ह्यूज ग्लोबल अनसर्टनिटीज ड्यू टू यूक्रेनियन वॉर. क्योंकि ये पता नहीं कि कल के दिन क्या होगा, कितने दिन ये लड़ाई चलेगा और क्या होगा और इसका असर क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तरता कैसा होगा, ये हमें खास पता नहीं है. जहां तक फ्यूल क्राइसिस है वो चालू है. खाने पीने का सामग्री का रेट बढ़े जा रहे हैं और कहीं कहीं उपलब्ध भी नहीं हो रहे. और फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस आर एंडेमिक. नाउ ऑल दीज थ्री थिंग्स इफ यू पुट टुगेदर, राइट, देयर इज एन इंटरनेशनल क्राइसिस. साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और पूरा दुनिया में ग्रोथ इज सबड्यूड एंड लॉट ऑफ बैंक्स फेलिंग. जैसे हमने देखा सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो गया, उसके साथ साथ सिग्नेचर बैंक भी फेल हो गया, क्रेडिट स्विस डाउन हो गया. अब अभी आज हम कह रहे हैं डॉइश बैंक में भी प्रॉब्लम चल रहा है. The international finance system, is it at contagion like in 2008 global financial crisis? देखने वाली बात है, राइट. पर बात यह है कि जो इकोनॉमी मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करते हैं जैसे चाइना की तरफ, ये सब दे आर ऑल स्ट्रगलिंग ड्यू टू आइसोलेशन, सैंक्शंस और डीग्लोबलाइजेशन. डीग्लोबलाइजेशन की वजह से ये वो एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से पहले करते थे, राइट. सो ऑल दिस इज having an effect on China, and it's not going to be easy for China to come out of this. Okay, next, what are the constituents? कि क्या है ये हार्ड एक्सटीरियर और ब्रिटल इंटीरियर के बारे में मैंने बात किया और इसके बारे में एक लेख भी लिखा हूं मैं अपने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और उसको काफी लोगों ने पढ़ा और समझा भी. लेट मी एक्सप्लेन. Xi Jinping's aim is to establish a global, Sino-centric global order, जहां चाइना सेंटर होगा और उसको तकरीबन चाइना का शासन समझ लीजिए. और उसका ये पर्सनल एम्बिशन ये भी है कि वो
चीन का सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बनना चाहता है, राइट। वो जी जिनपिंग जो है ना, डेंग जियोपिंग और माओ से भी बड़ा लीडर बनना चाहता है। यह कहा जाना चाहिए कि इसने यहां तक कि उसका अपना हिस्ट्री भी लिख दिया पिछले साल। जी के मुताबिक द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ चाइना's development has changed rapidly and uncertainties and unpredictable factors have increased significantly. In particular, the Western countries led by the US have implemented a comprehensive containment, siege and suppression of our country, bringing unprecedented and severe challenges to our development. उसने सीधा अपना निशाना यूएस के ऊपर तान दिया, राइट। और ये है कि वो बाहर he wants to show, he wants to show that he's tough, and uh, he wants to show that you know China is the big country. But अगर हम देखेंगे कि in China there have been a series of protests on the streets पिछले 6 महीने में, चाहे वो जीरो कोविड प्रोटेस्ट क्यों ना हो, बैंक प्रोटेस्ट क्यों ना हो, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है, पेंशनर्स ने प्रोटेस्ट किया है, तो बहुत प्रोटेस्ट हो चुके हैं चाइना में। अगर आप ये प्रोटेस्ट वगैरह देखोगे और आप देखोगे कि जी जिनपिंग जो चाहता है कि वो सबसे बड़ा लीडर बने चाइना का, और हिस्ट्री में, राइट, उनके हिस्ट्री में ये इससे बड़ा लीडर नहीं होना चाहिए, और वो नया साइनोसेंट्रिक ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करना चाहता है। दिस इज एट ऑड्स, राइट। ये अगर थोड़ा हंसी व्यंग में बोलो तो इट लुक्स लाइक चलो मुरारी हीरो बनने, राइट। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू एनालाइज. Why is this two-facetedness? Why is this happening? Is it all imagination that it can happen, will not happen? Or is there some logic in this? Is China doing all this deliberately, or they're doing it with the hope of some success? There is some method in this madness. And that is what I intend to unravel in the course of today's talk. Right? Okay. In fact, I had to spend a lot of time till I got my own clarity that I, could come up with this presentation. Right. Before I go further, I'm thankful to all of you who are attending. I can see Bhakti Kulkarni, hi, John Doe, hi, Akil and Raghunandan, hello, and hello to others also who are seeing, and Sandeep Patil has also come in. Great, right? I'd like to connect with all of you and speak to all of you. Okay. Now, one thing जो China के बारे में which we all need to understand, China is GDP fixated, right? The political economy of China runs on the fact that they set a GDP. Invariably, it's a very high GDP. This is the trend line. पिछले 20 साल से यही करते आए हैं. और उसके बाद they strive to achieve that GDP, which is very creditable actually speaking, because what it happens is it makes everyone work for that GDP. All their provinces start working for the GDP, right, competitively, and everyone is focused to the fact that they should achieve that aim, because their future lies in how well they can contribute to achieving the GDP. Now they believe, the Chinese believe, अगर high GDP है, तो the lives of people can improve. कि आम लोगों का जो जिंदगी है, अगर GDP हाई है तो अच्छा हो सकता है, राइट। और ये दिस इज पार्ट ऑफ दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट. वी विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, यू गिव अस योर फ्रीडम. सबको बता रहे हैं कि हम आपको खुश रखेंगे, आपका अधिकार हमें दे दीजिए. ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है चाइना में, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने के लिए
हाई जीडीपी की जरूरत है, उनका मानना है ये, राइट। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो ये जो इस साल जो 2 सेशन जो अर्लियर द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जो हुआ था, जिसके बारे में मैंने विश्लेषण भी किया था और 2 वीडियो निकाला था, उसमें इन्होंने सेट किया सिर्फ 5%, मात्र 5%, जस्ट 5%, इट्स वेरी इफी। और ये भी नहीं कि 5% हासिल करेंगे, अराउंड 5%, अनसर्टनिटी। और इट दिस डजंट इंस्पायर, क्योंकि व्हाई इज इट नॉट इंस्पायरिंग, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इफ चाइना हैज टू क्रॉस द जीडीपी ऑफ USA at some point of time, it has to continuously grow over 5%. If it doesn't grow over 5%, China's GDP will lag. Last year, it only clocked around 3%, but then that is also inflated. My guess is that it is zero, or it might have been even in negative territory. So from there to come to 5 itself is a difficult thing. That is why you see that uncertainty in the CCP. Right. Here comes again the dichotomy. ये जो विभिन्नता इसमें नजर आता है, हार्ड एक्सटीरियर, ब्रिटल इंटीरियर। वो बनना चाहते हैं, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, बनना चाहते हैं, दुनिया को चलाना चाहते हैं, पर उनका खुद का ग्रोथ जो है ढीला है, द ग्रोथ इज एनेमिक, एंड दैट इज व्हाट मेक्स चाइना अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन इन द फोर्थकमिंग टाइम्स। बिकॉज अर्लियर क्या था कि हमें पता था कि चाइना इज ग्रोइंग, इट्स गोइंग टू ग्रो एट डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट, ओके, उसका इकोनॉमी बूमिंग, एक्सपोर्ट्स बूमिंग, सब लोग चाइना की ओर जा रहे थे। आजकल वो नहीं है, पर चाइना स्टिल रिमेन्स द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 14, 15, 16 ट्रिलियन डॉलर जितना भी उनका इकोनॉमी है, उतना इकोनॉमी है। इट्स अ हेवी वेट, हमारे इकोनॉमी के बनस्पत वो तकरीबन 4 गुना ज्यादा है, बट दैट इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट। एक उनका इकोनॉमी एक तालाब की तरह है जिसमें इट्स स्टैग्नेंट, जिसमें ना पानी आ रहा है ना जा रहा है बाहर, और जो तालाब ऐसे ही है वो गंदा तालाब हो जाता है, राइट। अभी ये जो मैंने निकाला है, ये निकी एशिया में से निकाला है, एंड निकी एशिया हैज डन अ ट्रेमेंडस कमेंट्री ऑन चाइना ऑफ लेट। इनका मानना है overall the Chinese Communist Party is gaining power while the government is losing it. This is important. इनका गवर्नमेंट का बोलबाला कम है, पार्टी का पावर ज्यादा हो रहा है, पार्टी हड़प रहा है पावर को चाइना के अंदर, और गवर्नमेंट उतना ही चलता है जितना पार्टी चलाने देती है, या गवर्नमेंट जो है वही करती है जो पार्टी बोलती है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को पार्टी से मिलता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है सोचना, समझने के लिए कि चाइना में जो भी होता है वो पॉलिटिक्स से शुरू हो जाता है, ओके। ये जितने रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये 2 सेशंस में इन्होंने काफी रिफॉर्म किया, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया और काफी मिनिस्ट्रीज को रिफॉर्म किया, और पर ये रिफॉर्म जितने हुए हैं, और ये जो पिछले 20 पार्टी कांग्रेस में जो रिफॉर्म इन्होंने किया था और नया पॉलिट ब्यूरो खड़ा किया, राइट, और पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जो नियुक्त किया गया था, वो सब वेर ऑल लॉयलिस्ट टू सी जिनपिंग। व्हाट डज इट हेल्प? इट concentrates power with Xi Jinping. Xi Jinping has got complete power over the whole story. So, whatever he says, his Politburo seems to be doing, and his Politburo, if you analyze, are not experienced. उनमें उतना तजुर्बा नहीं है कि इतना बड़ा इकोनॉमी चलाएं। तो उस हालत में जी जिनपिंग का बोलबाला ज्यादा होगा,
और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है शी जिनपिंग का, वो खुद डाउन है, क्योंकि जब शी जिनपिंग ने पद संभाला था, चाइना का जो जीडीपी जो है तकरीबन 8 से 10% के बीच में ग्रो कर रहा था। अब क्या है, 10 साल के बाद, इसके 2 टर्म के बाद, जब तीसरा टर्म शुरू हो रहा है, इसका जीडीपी टप है। नेक्स्ट पॉइंट, China's new power structure tightens grip on data, technology and finance. ये एक नया रुख है, नया मोड़ है चाइना के पॉलिसी में। अगर आप देखोगे तो 20 पार्टी कांग्रेस तक स्टेट कंट्रोल के ऊपर बोलबाला था। कॉमन प्रॉस्पेरिटी वाज द थीम, सिग्नेचर थीम, जीरो कोविड वाज द सिग्नेचर थीम, राइट? Xi Jinping didn't want anti-corruption drives were the signature theme. वो सब आजकल कोई नहीं बोल रहा है। उसका टेक्नोलॉजी फर्म्स, अलीबाबा, बाइट डांस, इन सबको उसने नष्ट कर दिया। मेटुआन, ये सब उसने नष्ट कर दिया। पर वो रिवाइव करना तो चाहता है, बट ही इज होल्डिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस। दिस इज अनदर डाइकोटमी। अगर कोई इकोनॉमी में, प्राइवेट इकोनॉमी के ऊपर अगर इतना कंट्रोल हो गया, और टेक्नोलॉजी के ऊपर कंट्रोल हो गया, और डेटा के ऊपर कंट्रोल हो गया, और फाइनेंस मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल हो गया, क्या वो ग्रो करेगा? सो दिस इज अनदर डाइकोटमी। आगे हम जाके देखेंगे, और ये मैं बाद में भी आपको विश्लेषण में बताऊंगा कि जो आगे का चाइना जो है, पॉलिटिकल पावर ज्यादा होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल कम होगा, और बिग डेटा के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर ज्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा अभी बता दूंगा मैं आपको। राइट, दिस इज अ मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है, राइट? नाउ द 3 पिलर्स ऑफ द न्यू गवर्नमेंट और द न्यू चाइना आर नीचे: डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। आप जो भी चाइना कर रहा है, जिस मोड में चाइना जा रहा है, जो वो अपना साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, एक्स वाई जेड, इज बेस्ड ऑन डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। खास बात इसमें क्या है, आज तक चाइना ग्रोथ एंड राइज एज अ बिग कंट्री was based on economy. Economy is no more the cornerstone of China's growth. That's the change. बोलेंगे इकोनॉमी वगैरह वगैरह, आपने देख लिया 5% also they are not sure of achieving. So if they cannot achieve 5% growth, if the economy is not going to grow, how will they become big? They are doing it by diplomacy, technology and military. The big threats to China's long-term growth are at the top: the demography and climate change, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था। जो कनेक्टिंग फैक्टर्स हैं, जो डिले फैक्टर्स हैं, वो येलो में है। वो है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, जॉब, नौकरियां नहीं है, कंजम्पशन, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ केयर। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाइना's economy was an export driven economy, was a manufacturing economy. It was driven by infrastructure. इसका नींव था at some point was the BRI, real estate. ये सब अभी प्रॉब्लम में है, right? The answer to China's growth is consumption. जब तक China doesn't start consumption, it cannot grow. That itself is a problem. That is why this heading, hard exterior, brittle interior, right? So we'll start with the brittle interior, right? जो कांच की तरह अंदर, जो शीशा कभी भी टूट सकता है, अगर बिल्कुल ना टूटे, कुछ तो दरार पड़ सकता है शीशे के अंदर, उसके बारे में पहले बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं,
मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गना शॉट चैनल है, मैं देख रहा हूँ, राइट, कुछ लोग सोचते हैं कि ये चैनल ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए। मैं एक पुराना ख्यालात का आदमी हूँ, मैं ऐसे ही चलाऊंगा जिस तरीके से मेरे को पता है, राइट, जो फौज ने मुझे सिखाया है। और तकरीबन ये जो इसमें है, ये फ्लैश नहीं होगा आपको, प्रोफेशनलिज्म आपको एक्शन में दिखाई देगा, डेटा में दिखाई देगा, थॉट प्रोसेस में दिखाई देगा, पर आपको ये जो चित्रकारी में नहीं होगा, राइट। राइट, आजकल जो गनर शॉट है, जैसे मैंने बताया, तीन चीजों में मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। एक है कासा डायलॉग, जिसके ऊपर मैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोग्राफिक अपना स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर मैं आपको वाकिफ करूंगा थ्रू द बेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट इन आवर कंट्री। जैसे हमने कल जनरल केजे सिंह साहब, जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर के हैं थे, जीओसी इन सी वेस्टर्न कमांड थे, उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बात किया। जैसे उससे पहले जनरल पीआर कुमार ने बात किया न्यूक्लियर थियोरी के बारे में, जो हमारे डीजीएमओ रह चुके हैं। सो यू विल गेट द बेस्ट। एंड मंडे को हम शरीक हो जाइए। आई एम टेकिंग यू ऑन अ जर्नी टू द एलएसी with a person who's been on the LAC repeatedly and who's been to Siachen. He was one of the first officers to go to Siachen Glacier. उनको साथ में कासा डायलॉग में आऊंगा मंडे के दिन। राइट, पीक इनटू एवरीडे चाइना इज द सेकंड प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी 30 वीडियो बना दिया चाइना के ऊपर, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस। दिस इज द 31st वीडियो, एंड the right one is the military technology of this century. Why should we understand this military technology of this country, a century? It is important because it affects our country, हमारा देश को अफेक्ट करता है। और अगर ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ दिस सेंचुरी अगर आप समझोगे नहीं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना का जो विश्लेषण है, ये इसके जरिए करता हूं मैं, हालांकि उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कृपया आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आगे जाके ये जो एनालिसिस है और भी इंटरेस्टिंग होगा, राइट। अगर आप कल के अफगानिस्तान के ऊपर आप देखोगे, अफगानिस्तान का क्या असर पाकिस्तान के ऊपर होगा, हमने बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। खैर, so let's get back to the demography. I have already made an analysis in one of the peaks of into everyday China about the demographic bomb, right? The demography is a major weakness of China. क्यों? Why is this a weakness? आबादी घट रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बुजुर्ग ज्यादा हो रहे हैं, ये तो तीन हर वक्त बताता रहता हूँ। The weakness is that all this was supposed to happen in 2030, पर अचानक आज 8 साल पहले इनके दरवाजा के ऊपर आके खड़ा हो गया। Now this is what Nikki Asia says. Nikki Asia has compared the demography of growth of China and their own growth, उनका अपना growth. After all, Japan also has a similar problem. वो क्या बोलते हैं? Demographic change is one of the most reliable data sets from which to imagine a country's future. ये उनका एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बार बार डेमोग्राफी बात कर रहा हूं। अगर तो आप लोग सोचोगे यार डेमोग्राफी कल के दिन है, परसों के दिन होगा, किसने जाना, कि नहीं। जापानीज वाले जो हैं अच्छी तरीके से समझते हैं कि चाइना का हालत क्या होगा 8-10 साल के बाद, राइट। एज पर इनका जो विश्लेषण है, ये ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा अभी। As per the Japan Center for Economic Research, China's GDP is unlikely to surpass that of USA in the next few decades. Next few decades. ये चाइना
जो है नंबर वन नहीं बनेगा। हम सब सोच रहे थे कि वो नंबर वन बन गया, चाइना ऊपर चला गया, यूएसए नीचे चला गया। नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बिग स्टोरी, चाइना कुड बिकम अनदर जापान, बुड्ढों का देश, वेयर पीपल आर नॉट एबल टू इमेजिन अ ब्राइटर फ्यूचर। कि कल का दिन, कल का सवेरा अच्छा नहीं होगा, because of the rapidly aging population and one accelerated by a falling birth rate. This, I think, is one of the most critical things which I have come across. I mean, it's a fantastic thing. In my opinion, this aging factor will start showing up in the next within this decade, somewhere around 28, 29, 30, 2028, 29, 30. This will start coming to the fore. And that is when you'll see China changing. And let me tell you, China has already started changing. And if you don't track the new China, we are in trouble. And that is why you will not find this kind of analysis with anyone else. I am aware of that. Everyone talks of China differently. And I have been speaking very differently about China. Right. Tanushri, thanks a lot. So kind of you. Right. And good evening to you. I'm glad you're here. And I want more of you to come on live with me, and then I can answer questions. I have no problem with discussing with people. Okay, look at this graph. So I showed this graph earlier also in my last video. A very important graph as far as China is concerned, right? The left graph says that the China's GDP was to cross US GDP around 2030. That was the 2020 forecast when the COVID was setting in. In 2021, the forecast was it will be 2035. Now the Japanese are saying 2000, it will never cross. Well, not many people are betting on this, but I will bet on this because the Japanese know what they're talking of. Their growth rates also fell drastically when the aging started, and we have to understand this. It has implications for us. That is why I do this kind of analysis. Okay, the second problem इनका, राइट, सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है क्लाइमेट चेंज. अगेन इसके बारे में भी मैंने वीडियो बताया है, आप कृपया दोबारा देखिए इसको और कृपया देखिए इस what is the risk China is at. China has invested in infrastructure which will not pay off or might not pay off. The climate change is going to affect China because their infrastructure development and industrial development is not in sync with the climate change disasters they are facing today. And if the climate change affects the way it happens tomorrow, they are in big trouble. There's a huge lesson for us also. But that is something I'll tackle separately, right? As of now, these two are their underlying brittleness. And this can't go. No matter how hard they'll be, this brittleness will sustain itself. So, what are the connecting factors in this brittleness? We'll see that. Right? Yeah. We'll now focus on each of them and then I'll get to examining this business of diplomacy, technology, and military. Decoupling is happening, and I've explained it in one of my videos. What is decoupling doing? It's taking businesses away from China to other places. Are all businesses going? No. Everyone is looking in the next 2 years if 25% of manufacturing capacity, international manufacturing and capacity in China
can be outsourced or reshored or friend-shored to other places. Some big players like Apple, Dell, HP are looking at even 50%. Decoupling is happening. What will it do? If decoupling is going as per it is going, and we are betting big on it because जो भी वहाँ decoupling होगा हमारे साथ coupling हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, right? So there is a major issue in this. So as this decoupling is happening, factories are going outside. They're going to Vietnam, they're going to Bangladesh, they're going to Indonesia, wherever. But the bulk will come eventually to India. But that's a different story. I will talk of it some other day. But when as far as China is concerned, so that happens, their exports go down automatically. Their manufacturing goes down. Factories have to shut up or scale down. If that happens, job losses have to take place, and they are taking place. Young people are not getting jobs. If young people are not getting jobs, jobs are not happening, and if salaries are being lowered and the margins are being lowered, where is the consumption? This is the problem which China is facing, is going to face. It's already facing, it's only going to become more. And अभी जो चल रहा है, अभी the Chinese people are talking with the EU, in EU, how to resume trade. But the political situation is absolutely opposite. What is opposite? EU wants China to move away from Russia, and China has gone and supported Russia. So that trade deals won't go well. US has put all kinds of impediments so that technology doesn't flow into China. And they're trying to reduce their imports. Low-end imports, they're not bothered. High-end imports, they're reducing. And high-end exports also, they're reducing. So there's a problem. Right. Then the real estate. Real estate, आजकल ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आ रहा है, but we must remember that 25 to 30% of Chinese economy is still real estate, and real estate is still sick. Just yesterday, I saw a BBC article which says Evergrande, which is their biggest real estate, firm, is going in for debt restructuring. They are not out of the blue. Their projects are not taking off. You read this, the Ghosts of China property. जो मैंने in depth, I have done analysis. Have a look at it. So 25% or 30% of their economy is still sick. इसके साथ infrastructure. China cannot go ahead with infrastructure. In the last 2 decades, they could go ahead with infrastructure, build roads, build canals, high-speed railways, all those aircrafts, a lot of airlines, all that. Now they can't do it because it's reached the maximum. They can't build more roads. Then they don't need. Just to build roads, their high-speed high-speed train network is the largest in the world, but it is running at 25% occupancy with no scope of going up. So what's the use of all that infrastructure? That infrastructure, they can't invest in infrastructure. There was an infrastructure, real estate, export, manufacturing economy. That's broken. Their infrastructure has to be of a different kind. And actually, they were investing in water transfer schemes from south to north, which I explained in that climate thing, that it is not feasible. So they are an actually real problem. If you have to connect all these things which I have done, they're in problem. Okay. Next point. China broke all its private sector 2 years back.
Xi Jinping did it. In fact, he started doing it the moment he took over, uh, you know, the country. जब 2010 में उसके मुताबिक जितना भी रियल एस्टेट, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर है, वो करप्शन में शामिल थे। एंटी करप्शन कैंपेन चलाया, और उसका सोच के मुताबिक ये जो जितने प्राइवेट कंसर्न्स हैं वो पैसा ज्यादा बना रहे थे और बाकियों को छोड़ रहे थे। तो उसने सबको तोड़ दिया, अलीबाबा को तोड़ दिया, टेंसेंट को तोड़ दिया, मीटियन को तोड़ दिया, और बड़े बड़े प्राइवेट कंसर्न्स को तोड़ दिया। और कॉमन कॉमन प्रॉस्पेरिटी का बोलबाला चल रहा था, और कॉमन प्रॉस्पेरिटी का लहर था। उसमें क्या है कि अमीरों से पैसा लो और गरीबों को दो, पैसा का बांट दो। ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी है। पिछले साल तक इसने प्राइवेट इकोनॉमी को तोड़ दिया और इनका स्टेट इकोनॉमी को बढ़ा दिया। अब वो बोल रहे हैं कि चाइनाज न्यू लीडर्स, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का हेडलाइन ही है, साउथ चाइनाज न्यू लीडर्स नीड एक्शन नॉट स्लोगन्स टू एड प्राइवेट सेक्टर कॉन्फिडेंस। ये इनका जो नया प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये जिम्मेवारी सौंप दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को सबको लुभा रहे हैं कि भाई आ जाओ, यहाँ आके आपका फैक्ट्री लगाइए, हम आपको ये सहूलियत देंगे, ये देंगे, वो देंगे, हम अपना बदल रहे हैं, आप इंडिया मत जाओ, इंडिया में करप्शन है, इंडिया में बिजली नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में सड़क ठीक नहीं है, इंडिया के बाबू काम नहीं करेंगे, वहां का रूल रेगुलेशन इतना खराब है, राइट? और चाइना स्वर्ग है, यहाँ हम आपको सब कुछ देंगे, आप आइए इधर, हमारे साथ शरीक हो जाइए, एक चाइना का इकोनॉमी बढ़ाइए और पूरा अंतरराष्ट्रीय इकोनॉमी को भी बढ़ाइए। ये इनका बोलबाला है, पर देखते हैं क्या होगा। मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स फ्रॉम यूएसए एंड यूरोप विल नॉट कम। अगर यूएसए और यूरोप से कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा तो अफ्रीका से कोई आएगा क्या? मिडिल ईस्ट से कोई आएगा क्या? देखने वाली बात है। लास्ट पॉइंट इसमें, जी जिनपिंग हर 2 महीना, पिछले 5 साल 10 साल से देख रहा हूं, हर 2-3 महीना ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी के बारे में बोलता ही रहता है, इसके बारे में जिक्र करता ही रहता है। और मेरे को आश्चर्य ये है कि कोई इसकी बाहर कोई इसका महीना दे नहीं देता। चाइना इज एट एक्सट्रीम रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। लेट मी एक्सप्लेन। अगर उनका क्लाइमेट चेंज हो गया तो देयर प्रोडक्शन विल गो डाउन, दे विल नॉट बी एबल टू फीड देयर पीपल। दो हालांकि उनके पास काफी फूड स्टॉक्स हैं, दे आर ओवर स्टॉक्ड, दे आर नॉट गोइंग टू गो इनटू फैमिन और समथिंग लाइक दैट, वो झेल लेंगे, उतना तो अकल है उनमें। बट व्हाट हैपेंस अगर सबसे लड़ लिया और कल के दिन मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया, या हम सबको उनके जो जहां बाहर से ये इंपोर्ट करते हैं उनको बता देते हैं कि भाई उनको मत दो, तब क्या होगा? Food insecurity is something which Xi Jinping is worried about. Why food insecurity? एक तो इनके पास पानी नहीं है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तीसरा इनके पास बीज का टेक्नोलॉजी नहीं है। आश्चर्य की बात है, बीज का टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका खुद के बीज नहीं है, ये बाहर से, वेस्ट से, यूएसए से बीज मंगाते हैं। यहां तक कि सोयाबीन ये यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। अगर कल के दिन यूएसए ने टान लिया और इनको सोयाबीन नहीं दिया, इनके सुअर नहीं खा सकते हैं, सुअर नहीं खा सकते हैं, तो ये चाइना वाले भूखे मरेंगे। रिस्क है ये, हालांकि इसका होने का अंदेशा कम है, पर रिस्क है, बात ये है, राइट? ओके, तो अब वापस यहां आएंगे हम।
एक्सपोर्ट्स के बारे में बात किया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया, जो डीला है, रियल एस्टेट डीला है, प्राइवेट सेक्टर को रिवाइव करना चाहते हैं, नहीं हो रहा है, जॉब्स है ही नहीं, हेल्थ केयर बहुत ढीला है इनका, और इनका डेमोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इनका हेल्थ केयर और हेल्थ सिस्टम और पेंशन के ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे तो इनका डेमोग्राफी इनको खा जाएगा। इसके ऊपर काफी खर्च करने की जरूरत है। अगर इसके ऊपर काफी खर्च करेंगे, बाकियों के ऊपर ये खर्च नहीं कर सकते। अगर बाकियों के ऊपर खर्च करेंगे, इसके ऊपर नहीं करेंगे। So there's a problem in China which you have to appreciate. It's not that they can't do it, they might do it, they will do it, or we'll see. But we have to be cognizant of it. Unless you are cognizant of their problems, you will not have a proper strategy for it. That's my whole story. So let's talk of diplomacy, technology, and military. China wants to be a technology superpower. This is important. ये एक नया रुख है चाइना का कि दे वांट टू बी द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर द वर्ल्ड हैज सीन फ्रॉम नाउ. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस होल स्टोरी? आप जरा इसको स्लाइड को नजदीक से देखिए. चाइना जो है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा दाव लगा रहा है. ये बोलते हैं स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बाय लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी. क्योंकि बाहर से इनको टेक्नोलॉजी मिल नहीं रहा, सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं मिल रहा है इनको. एआई माना जाता था पिछले साल तक कि ये चाइना इज द लीडर इन एआई, पर जब से चैट जीपीटी आ गया, ये बांडा फोड़ गया कि ये एआई के लीडर हैं. अब ये दौड़ रहे हैं चूहों की तरह कि कैसे एआई में वो अपना लीड दोबारा ले. कैसे ये बता सकते हैं, कैसे हो गया कि यूएसए का एक फर्म ने चैट जीपीटी लेके आए? इनका कोई उनका जवाब ही नहीं है इनके पास. तो ये इनका जो इंटरनल स्टेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ वो लीवरेज करना चाहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, क्योंकि बाहर से इनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाला है. खुद का टेक्नोलॉजी को दे हैव टू प्रोड्यूस. ओके, इसके लिए इन्होंने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर कर दिया है. वो क्या करना चाहते हैं? वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मजबूत करना चाहते हैं और एक्सेलरेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स. राइट? ये साइंटिफिक जो जो इनको टेक्नोलॉजी चाहिए उसको शीघ्र वो अमल होना चाहिए और वो टेक्नोलॉजी उनको प्राप्त होना चाहिए कि उसके जरिए इनका स्टेबिलिटी और ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं. इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इनको टेक्नोलॉजी की जरूरत है. पर इधर एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहता हूँ. राइट? ये कहानी क्या है? 2-3 साल पहले जब इनको पता चला कि ये सेमीकंडक्टर में इनको कोई प्रॉब्लम होने वाला है, तो इन्होंने एक सेमीकंडक्टर अभियान शुरू किया कि यहाँ चाइना के अंदर सेमीकंडक्टर्स को बनाया जाए और रिसर्च, इन्वेंटिवनेस वगैरह वगैरह. वो एक तकरीबन 4 साल पहले इन्होंने शुरू किया था. 2 साल पहले पता चला कि जिन्होंने बोला कि हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे और दुनिया के सबसे बढ़िया और वेफर थिन सेमीकंडक्टर बनाएंगे, वो सब निकले चोर. ऑल स्कैमस्टर्स. चाइना लॉस्ट ऑफ मनी इन द स्कैम्स. वो जो उन्होंने स्कैम किया वो चाइना को छोड़ के भाग गए. तो इनका जो एक्सिलरेशन जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है. एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक अचीवमेंट्स. चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वो एक्सेलरेट करेंगे, सबको बोलेंगे कल के दिन चाहिए, परसों के दिन चाहिए, ये करो वो करो वो करो, सब बाद में फट. ओके, देन दे वांट ब्रेक थ्रूज बाय कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब पूरा अपना रिसोर्सेस कंसोलिडेट करके, फोकस करके काम पे लगाओ ताकि आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं. ये जायज है, हर देश करना चाहता है, पर और ये ट्राई करेंगे. पर ये जो बात ये है, इसमें इंस्टेबिलिटी की बात ये है कि क्या ये कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा.
रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनको पता है कि जहां टेक्नोलॉजी का बनता है यूएसए में, यूरोप में खास करके, टेक्नोलॉजी अफ्रीका में तो नहीं बनता, साउथ अमेरिका में नहीं बनता, मिडिल ईस्ट में नहीं बनता। बनता टेक्नोलॉजी या आप कुछ हद तक इंडिया में बनता है, या आप यूरोप में जाइए, यूरोप में बनता है, अमेरिका और कनाडा में बनता है। वो इनको मिलने वाला नहीं है। ये अभी बेट कर रहे हैं बिग डेटा, क्योंकि काफी चोरी कर लिया इन्होंने बिग डेटा, हमारा डेटा हमारा मोबाइल से चोरी कर लिया, सब कुछ चोरी कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एविएशन और सैटेलाइट इंडस्ट्री, स्पेस के जरिए वो अपना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। और साथ साथ वो अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस विद नेबरिंग कंट्रीज एंड बीआरए कंट्रीज। जहां भी बीआरए गया देश, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में और अमेरिका में, इनके साथ ये टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी जैसे डिजिटल सिल्क रूट है, उसके जरिए वो शुरू करना चाहते हैं। वो एक हेल्थ सिल्क रूट भी इन्होंने शुरू किया था जो टप हो गया था, तो ये भी टप होगा मेरी तरफ से, पर कोशिश तो करेंगे ये। ओके, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने एक नेशनल डेटा बोर्ड बनाया है अभी, ताकि वो डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाए, और इन्वेस्टमेंट चाहते हैं वो बिग डेटा, 5G और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। This is a very interesting development that they're having a national data board. They're betting big on data. Now this national data board has to propel the digital economy, investments in big data, 5G and internet of things. And what's more, they want to increase their computing capacity, and they're betting on quantum computing also. Now they feel if they do all this, they can leverage technology, become a technology superpower and leverage it to offset their earlier problems. Okay, what does it tell you? क्या बोलता है ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इट्स अ हाई रिस्क गेम। इसके आउटकम्स अनप्रेडिक्टेबल है। ये जरूरी नहीं है ये टेक्नोलॉजी काम करेगा। इसमें क्या है, एथिक्स विल बी थ्रोन टू द विंड्स। कुछ भी बोल लो, झूठ बोल लो, कुछ गलत बोल लो, सब कुछ बोल लो, धोखाबाजी होगा, ये करेंगे ये। इसीलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, राइट? और यही मैंने नेक्स्ट बोला, चाइना विल एक्सपैंड इट्स डेटा कलेक्शन एंड थेफ्ट एक्टिविटीज। हमारा डेटा चुराने के पूरा कोशिश करेंगे ये हमारे ही नहीं, पूरा दुनिया का डेटा चुराने की कोशिश करेंगे ये। इसीलिए मैंने 2-3 महीने पहले एक आर्टिकल भी लिखा जो मेरे गनर शॉट वेबसाइट में है, चाइना's AI capabilities and security threat. ये साइंस, डेटा एंड टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करेंगे। दे विल वेपनाइज इट, हैव नो डाउट। एंड दे विल ऑल्सो स्टोक, शी जिनपिंग विल ऑल्सो स्टोक नेशनलिज्म थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो हवा देगा सबको कि भाई चाइना से बड़ा कोई देश नहीं है टेक्नोलॉजी और साइंस में, राइट? वो सबको झांसा दे रहा है। सबको फकर होना चाहिए, हम इतने बड़े टेक्निकली साउंड देश हैं, ये वो है वो है। एक जमाना जो इकोनॉमी करता था, वो अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठा है। ये है फर्क। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द चाइनीज वर फिक्सेटेड ऑन GDP. High GDPs were meant to give prosperity to the people in return for their rights. Today, that economy is being replaced by technology. So Xi Jinping wants to leverage technology to grow China and maintain that social contract. Very interesting how this is to be achieved, how he'll achieve it or fail, as repercussions for us. And this is something we have to factor in. Diplomacy.
We all know there are few things about diplomacy. There's a truce which Xi Jinping has done between ईरान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में इन्होंने वार्तालाप शुरू कर दिया. रशिया मेक्स जी जिनपिंग एन इंटरनेशनल पीस मेकर, इसीलिए वो गया था कि कहीं पीस बनाए, यूक्रेन वॉर को खत्म करे, बट वो नहीं पाया. एक चीज जो हम सब भूल गए वो है कि 2 महीने पहले इसने एक इंडियन ओशन फोरम किया था जिसमें इंडिया शामिल नहीं था. तो वो इंडियन ओशन के ऊपर डिप्लोमेटिकली ही वांट्स टू गेट होल्ड ऑफ इंडियन ओशन विदाउट इंडिया. ओके, सो ये क्या कर रहा है ओवरऑल, ये डिप्लोमेसी के जरिए. ये रशिया के बारे में थोड़े देर के बाद बात करूंगा, पर क्या कर रहा है ये वो कर रहा है, ही इज फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेट बट सेलेक्टिव ट्रेड ब्लॉक कुछ देशों के साथ, जिसमें ईरान भी शामिल है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, आपका मिडिल ईस्ट भी शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है, और अमेरिका भी शामिल है. और ये पूरा बीआरए के साथ एनमेश करके वो अपना इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है. बेवकूफ नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करेगा. तो अभी देखिए कनेक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी टू बूस्ट हिज इकोनॉमी, राइट. साथ साथ वो डॉलर को हटा के यूएन को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाना चाहता है. ओके, ये रशिया गया था अभी, वो बोलता है ये जर्नी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड पीस, राइट. इसका एनालिसिस मैंने एक चाइनीज आर्टिकल से निकाला है, और मैं आपको पढ़ूंगा, मैं आप खुद समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उनके मुताबिक चाइना इज डी-आइसोलेटिंग रशिया फ्रॉम द वेस्ट. Sino Russian relations have been strengthened because Xi Jinping's visit to with Russia, and it brings चाइना और रशिया को नजदीक लाता है. अमेरिकन ब्लैकमेल को इग्नोर करने का इनका दोनों के बीच में क्षमता आ गया, और ये दोनों देश इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना सकते हैं. और इसमें ये बोलता है कि भाई यूएसए जो है ना वो बुरा आदमी है, और चाइना जो है वो सिंसियर डिफेंडर ऑफ वर्ल्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, कि भाई चाइना जो है ना पूरा दुनिया का शांति बनाए रखेगा, राइट. और नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको दोबारा पढ़ूंगा. यूनाइटेड स्टेट्स विल फॉल इनटू स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन एंड वन अगेंस्ट टू, यानी चाइना और रशिया हाथ मिला के वो यूएसए के अगेंस्ट काम करेंगे, 1 against 2. अभी इनका ये है, दावा ये है कि हम दोनों चाइना और रशिया मिलके यूएसए के मुकाबला करेंगे. और इन्होंने 12 पॉइंट प्लान भी दिया, पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर यूक्रेनियन क्राइसिस, जो रशिया ने मान लिया पर और किसी ने नहीं माना आज तक. और ये भी बोलते हैं कि जो भी रशिया का डिमांड है इस युद्ध में वो रीजनेबल है. और इन्होंने ये बोल तो दिया, और इस बोलबाला के साथ वो यूरोप गए उनके साथ ट्रेड करने के लिए, और यूरोप वाले बोलते हैं कि भाई आप रशिया को बोल रहे हो कि वो उनका जो गतिविधियां हैं ठीक ठाक हैं, वो हमारे ऊपर कूद पड़ रहा है, तो आपके साथ हम कैसे ट्रेड करें. ये मसला है लाइव. ओके, राइट. अगर आप सोचते हो कि इसने बहुत झंडा उखाड़ दिया इन जाके रशिया में, नहीं, ये रशिया के साथ अच्छा ताल्लुकात शुरू तो कर दिया, पर दैट्स एट रिस्क. ओके, पर ये देखिए, he is also worried that the United States and the West's extreme sanctions against Russia will affect the normal global economic trade and investment cooperation. अगर ये हो गया और ये सैंक्शन जारी है और पूरा ग्लोबल ट्रेड वगैरह जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था हो गया, तो चाइना का इकोनॉमी तो टफ हो जाएगा. और China, Russia, and even Saudi Arabia will see the importance of bypassing American hegemony and taking a path of warmth, independence and self-reliance. के भाई उनको छोड़ो, हमारे साथ आओ, बस alternate system, right? ये भी इनका ये है कि disintegrating the hegemony of US dollar and RMB as the
ऑल्टरनेटिव करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ये इनका प्लान है, ये अभी उभर के आ रहा है ये। एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज 1 against 2 एंड चाइना शुड मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चाइना इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा फायदा उठाना चाहिए। एंड चाइना एंड रशिया कैन जॉइंटली यूज वीटो यूएन में, ताकि यूएसए को हरा सकता है और वेस्ट को हरा सकता है। अगर वो हो गया तो साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर कायम है। ये है इनका प्लान। ओके, पर इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हैं इसमें। चाइना's voice in the international community has faced some problems, ठीक है। और ये बोलते हैं कि हम पूरा पब्लिकली रशिया को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर करेंगे तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ताइवान इश्यू भी है। चाइना कैन नॉट डिसरिगार्ड इट, एंड इसीलिए चाइना को चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि कल के दिन चाइना को भी एक यूक्रेन मिल गया ताइवान के रूप में, तो उनको भी प्रॉब्लम होगा। और वही हाल जो रशिया का हो रहा है, चाइना का भी हो सकता है। फर्क यह है, रशिया के पास रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, गैस है, ऑयल है, टेक्नोलॉजी है, और ये 3 चीज चाइना में नहीं है। रशिया कैन विथस्टैंड सैंक्शंस, चाइना कैन नॉट विथस्टैंड सैंक्शंस। दे डोंट हैव द इकोनॉमी टू विथस्टैंड सैंक्शंस, इसीलिए वो चुप है, बीगी बिल्ली, राइट। इसीलिए चाइना वांट्स टू रिटेन सम स्विंग स्पेस, यानी कि वो बीच का रास्ता करना चाहते हैं, राइट। इनका तीसरा जो मिलिट्री में क्या हो रहा है, ये भी हम देखते हैं। मिलिट्री में ये हो रहा है, इंक्रीज फोकस ऑन सिक्योरिटी इन लाइन विद द थीम ऑफ 20 पार्टी कांग्रेस, वो चालू है। इन्होंने बजट बढ़ाया, एनहेंस एलोकेशंस टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने कास्ट बढ़ा दिया, और इनका ये नहीं, दे आर वेरी क्लियर कि डिसेंट को बढ़ाना नहीं देंगे। स्टेट कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग विल बी एनहेंस्ड इन चाइना थ्रू मिलिट्री। The military will ensure that a brittle China does not fracture. इनका जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस है और उसका फौज है, चाइना को पकड़ के रखेगा ताकि वो टूटे ना। इट इज गोइंग बिग, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को मिलिटराइज कर रहे हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने और जनरल पीआर कुमार ने कासा डायलॉग्स में बात किया था कि जिस तरीके से चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेपन्स बेस्ड ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, और इनका नेवी भी बढ़ रहा है। लास्ट पॉइंट, वेयर इट्स एफर्ट्स टू लीवरेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी विल फेल। अगर साइंस और टेक्नोलॉजी जहां सफल नहीं हुआ, इनका डंडा, मिलिट्री डंडा काम आएगा, और सबको बोलेंगे कि भाई हमारा साथ ट्रेड करो, राइट। ये है आज का जो प्रेजेंटेशन है मोटे तौर पर। ये जो चाइना का जो नया रुख है, ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक नया मोड़ है, और इस मोड़ को बाद जो चाइना रास्ता अपनाएगा, वी नीड टू ट्रैक इट। इनका पूरा विश्लेषण में बड़ा क्लियर है, 2 चीजें। एक, चाइना को, यूएसए को हरा दो, किसी तरीके ब्लॉक कर दो। दूसरा, इंडिया को दबा दो। ये इनका विश्लेषण में है। इसीलिए हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए इनका रुख क्या है, क्योंकि इनके बड़ा मोटा रुख से इनका स्ट्रेटजी निकल आता है, और वो स्ट्रेटजी मैं यकीनन बता सकता हूं, वो इंडिया के अगेंस्ट काफी हिस्सा है। और उस स्ट्रेटजी को नाकार करने के लिए हमें क्या कदम उठाना पड़ेंगे, इसके बारे में सोच विचार जरूरी है, राइट। यहाँ मेरा पूरा प्रेजेंटेशन